मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर, प्राइड कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। मैंने कल पढ़ाया था आपको एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके विषय में मैंने समझाया था, एक बार रिव्यू करा देते हैं पुनः। देखिए, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले मैंने डाइजेशन का परिभाषा बताया था। डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है किस फॉर्म में? सिंपलर में। मैंने ये कैसे लिखा था? कॉम्प्लेक्स, मैं लिखा था इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसमें टूटता है? सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसमें टूटता है? कॉम्प्लेक्स फूड टूट रहा है किसमें? सिंपलर एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में। कुछ नहीं बताया था मैंने आपको। इधर देखिए, एक रिवर्स तीर का निशान बना के दिखाया था। कैसे? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बोलिए। ये बताया था मैंने कल। फिर दूसरी तरफ मैंने बताया था ये क्या है? हाइड्रोलिसिस है। नीट का क्वेश्चन दोनों है। फिर इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी होती है। किसकी होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। क्या प्रोसेस हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। इसलिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें यूज होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स को किसमें तोड़ती हैं? सिंपलर फॉर्म में। किसको तोड़ती हैं? कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें तोड़ती हैं? सिंपलर फॉर्म। और मैंने आपको बताया था एक बात, आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया रोटी का पूरा तले ना, इस तल में रोटी जाएगा? रोटी इस तल में चला जाएगा? नहीं, तोड़ना पड़ेगा उसको ना, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए स्टार्च खाएंगे, आलू, रसगुल्ला, सुक्रोज। आलू खाएंगे स्टार्च, पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज खाएंगे डाइसैकेराइड, वो सब चल के अंदर नहीं जा सकता। तो उसको जाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म में। बोलिए ना। तो यही है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में और एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल में टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन। कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक। और हाइड्रोलिसिस बिना वाटर के संभव नहीं है। एंजाइम कार्य करने वाली कौन होंगी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या इसको हाइड्रोलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेज नहीं कहेंगे, हाइड्रोलेजेस कहेंगे। हाइड्रोलेजेस का मतलब होता है डाइजेशन करने वाली, हाइड्रोलिसिस के साथ। बिना वाटर मॉलिक्यूल का डाइजेशन संभव नहीं है। समझ में आया था? कल बताए थे। एकदम यही खाली आप समझ जाएंगे बस, फुल डाइजेशन डिवीजन आपको याद हो गया। किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल आपको बनाना भी चाहिए। बोलिए ना। अब मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया था, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनाया था मैंने? एलिमेंट्री कैनाल। ये सब बता चुका हूँ मैं, केवल रिवाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आपको रिवीजन कर रहा हूँ, खाली हल्का दिखाने के लिए। समझ रहे हैं ना? ये रिवीजन करने के लिए। किसके लिए है? रिवीजन करने के लिए। तो देखिए, रिवीजन करने के लिए क्या है वो आप देखिए। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? कंप्लीट होता है। इंटीरियर ओपनिंग माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर। बोलिए, होता है ना? अब एक एक चीज को हम देखेंगे, एक एक ऑर्गन्स को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को देखेंगे। ऑर्गन नहीं कर सकते, एक एक पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं माउथ बक्कल कैविटी देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड को देख लेंगे, देख
तो देखो हम लोग देख लेते हैं, देखिए देख रहे हैं इसको। अब देखिए यहां पर तीन पेयर ग्लैंड है आपके बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या पेयर ग्लैंड है? तीन पेयर। पहला है पैरोटिड ग्लैंड। कौन ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, बुक में लिखा भी है आपके। तीसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखिए आप, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। तीन पेयर ये, वन पेयर ये है, वन पेयर ये है, वन पेयर ये है, वन पेयर। तीनों पेयर में है, बोलिए ना, तीनों पेयर में है। क्या हो गया? कुछ दुख है तो बताएं। तीन पेयर हैं, सबके डक्ट का नाम है, लेकिन उस डक्ट की कोई उपयोग आपके यहाँ कोई उपयोग नहीं, इसलिए नहीं बताते, नहीं तो हम वो भी बता देते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो हम बता ही देंगे। इसका नाम है एक्सटेंशंस डक्ट। नहीं कहेंगे सर जी कोई बार नहीं करता था। एक्सटेंशंस डक्ट। ये जो नली है ये वाली, इसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। WHARTONS, वार्टन्स डक्ट। और इसका जो है डक्ट ऑफ रिविनस। हो गया? नहीं समझ में आई बात? एसपी देखो इधर, पैरोटिड ग्लैंड के लिए एक्सटेंशंस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड के लिए ये कान के बगल में नीचे, यहाँ पे देखे ना, इधर देखो, कान के बगल में नीचे होता है, ऐसा ऊपर खुलता है, ऊपरी वाले जब। हमारी बात समझ पा रहे हैं? एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे दोनों अंदर एक खुलेगा, बाहर में अपना जबड़वा खोल के थोड़ी दिखा पाएंगे। होगा ऐसा? नहीं, अंदर है, लेकिन बक्कल कैविटी के अंदर नहीं। कैविटी होती है ना, एपिथेलियल लाइनिंग में होगा। किस में होगा? एपिथेलियल लाइनिंग में होगा। वो है कौन? पैरोटिड ग्लैंड। समझ रहे हैं? मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, आज भी पढ़ा रहे हैं, और मैंने बताया था अगर आप सही से पढ़ लेते 360 में 360 नंबर पाने के हकदार हो सकते हैं, बशर्ते आप पढ़िए, मेहनत करिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन, ट्राई अगेन एंड अगेन, रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन कंसंट्रेट होकर पढ़िए। जैसे कोई कहानी आप सुनते हैं तो कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो याद हो जाती है, वैसे ही ये इसको कंसंट्रेट होकर जब पढ़ेंगे तो
जब 4-6 बार दोहरा लेंगे तो आसानी से भूलेगा नहीं है, लेकिन उस समय आपको कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए। बोलिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पढ़ने से ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन। पढ़ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन। एक दिन कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर एक दिन बनता है, उसके बनने के लिए 4-6 साल 10 साल देना पड़ता है, तब डॉक्टर बनेंगे, तब पीछे आपकी लाइन लगेगी। एक सफलता लाखों लोगों को पीछे कर देती है, एक असफलता लाखों लोगों के पीछे कर देती है। एक सफलता आपके पीछे लाखों लोग हो जाएंगे, एक असफल व्यक्ति आगे लाखों लोग हो जाएंगे, मतलब आप लाखों लोगों के पीछे हो जाएंगे। ख्याल करिए, सफलता असफलता में खाली एक शब्द का फर्क है, सफलता शब्द न लगने दीजिए। कैसे पॉसिबल होगा? रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिवाइज अगेन एंड अगेन, बट कंसंट्रेट माइंड। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। यूपी बोर्ड की लड़की मैं जानता हूँ और पढ़ाया भी हूँ, आज वो MBBS भी कर रही है, लेकिन चौथे साल उसको मिला सफलता, लेकिन क्या वो अपना छोड़ी, सिंपल लड़की थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, लेकिन उसने प्रयास करके इतना अपने को इम्प्रूव कर दिया और कंफर्म कर दी कि हमको सिलेक्शन लेना है तो मेडिकल में, और ली मेडिकल में सिलेक्शन, और अच्छे कॉलेज में। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ही करना है। तो मैंने क्या कहा, इधर देखिए, ये कौन ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड है। और कहते हैं लोग यहाँ जाना वहाँ जाना, वहाँ कुछ नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैं जो फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। किसी आप टीचर में मत जाइए, आप सिर्फ ये देखिए हमको फ़ायदा किससे मिल रहा है। कैरियर आपको बनाना है ना, आपको कैरियर से अपने मतलब है। बोलिए ना, टीचर कोई भी हो, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वह क्या है? आपके लिए वो देवता के समान है। और टीचर अगर आपके लिए गाइड नहीं सही कर पा रहा है, इसका मतलब आपके लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए। तो मैंने क्या कहा, 3 पेयर ग्लैंड पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। सबलिंगुअल नाम ही बोल रहा है, लिंगुआ मतलब जीभ होता है, सब मतलब नीचे। इधर देखो, इसको पैरोटिड ग्लैंड सुप्रालिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं, इसको सुप्रालिंगुअल, सुप्रा मतलब ऊपर, जिभवा के ऊपर बोलते हो ना यार, ये सुप्रालिंगुअल पैरोटिड ग्लैंड सुप्रालिंगुअल भी बोलते हैं। और ये, लेकिन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन यही बोलता है कि जहाँ जैसे चलो इससे आपको फायदा मिल जाए, बस पैरोटिड ग्लैंड याद कर लीजिए, आपको फायदा हो गया। कान के बगल पैरोटिड ग्लैंड, बोलिए ना। अपर जाम में कौन है? पैरोटिड ग्लैंड है। कै पेयर? एक पेयर, 2, एक पेयर मतलब 2 ठो, एक पेयर 2 पेयर नहीं। दूसरा कौन है? सबलिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे 2 ठो। एक इधर होगा, एक इधर होगा। हमारी क्या गलती उसमें है? 2 ठो भगवान ने दिया तो आप लीजिए। और उसी जीभ के नीचे, इसके सबलिंगुअल के नीचे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। कहिए ना। नली को आपको याद नहीं करना है, ये जो डक्ट है हम तो लिख दे वैसे ही, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं सर जी ठीक ठाक पढ़ाते हैं। ये क्या है? एक्सटेंसस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की जो नली है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसस डक्ट, क्योंकि डक्टेड ग्लैंड है ये। बोलिए ना। फिर आप आ जाइए डक्ट ऑफ रेविनस लिंगुअल ग्लैंड का, बोलिए। फिर वार्टन्स डक्ट, मैंडिबुलर ग्लैंड का या सब मैक्सिलरी का, बोलिए। ये कुल मिलके सैलिवरी ग्लैंड कितना सलाइवा सीक्रेट करते हैं? हाउ मच? 1.5 से 2 लीटर। 1.5 लीटर तो निकाला ही देती कम से कम। अब अगर कहीं बढ़िया थोड़ा टाफी पे खाने वाले ठीक ठाक है, दोहरा पान खाने वाले हैं तो 2 लीटर भी निकलेगा। 1.5 से 2 लीटर सलाइवा निकलता है। उसमें लाइसोजाइम होता है, वो तो मैं बात पढ़ाऊँगा। लाइसोजाइम होता है, जो है वो सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन होता है, थायोसियानेट होता है, और उसके बाद जो है उसमें साल्ट भी होते हैं, वो सब बात पढ़ाएंगे। pH कितना होता है? 6.8 होता है, वो बात पढ़ाएंगे हम। तो ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब इसी में आपको क्या देखना है? दांत देखना है। टीथ विद बक्कल कैविटी में होगा। ये हम पहली बात किसकी देख रहे हैं? पहला नंबर देख रहे हैं बक्कल कैविटी में क्या क्या है। बक्कल कैविटी में क्या क्या है? पहली बात तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले क्या मिला? 3 पेयर ग्लैंड। लेकिन बक्कल कैविटी में नहीं, बक्कल कैविटी के एपिथेलियल लाइनिंग में। बाहर क्वेश्चन पूछता है बक्कल कैविटी के बाहर, बाहर मतलब एपिथेलियल लाइनिंग में।
एपिथेलियल लाइनिंग में कैविटी ये है और एपिथेलियल लाइनिंग ये है, एपिथेलियल लाइनिंग पाया जाएगा। तो इसका बकल कैविटी बाहर हुआ। क्वेश्चन पूछा है नीट में, आप ध्यान दीजिएगा, इसको फोकस करिए हर चीज पे। बकल कैविटी चलिए भाई, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, बोलिए क्या हुआ? हो गया, पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसके बाद आप चलते हैं किसमें, इसमें देखते हैं टीथ क्या होता है। अब टीथ भी देखना पड़ेगा, जीभ, फिर टंग देखना पड़ेगा, टीथ देखना पड़ेगा। टीथ क्या करेंगे देख के, देखना तो पड़ेगा ही। देखिए बुकलेट आपको प्रोवाइड कर, बुकलेट में सब कुछ मैटर मिलेगा आपको, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगर नीट का सिलेक्शन पाना है एनसीईआरटी, नीट का सिलेक्शन पाना है तो ये एनसीईआरटी, कोई एक्स्ट्रा बुक ना पढ़िए, गारंटी में लेता हूँ सिलेक्शन आपका होगा और 100 में 100% पाएंगे। इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है, पहले ट्रेंड दूसरा था, आज ट्रेंड नया है, तो अपडेट आपको होने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी वाला लोग पढ़ा रहा हूँ आपको। टीथ बोलिए, पहला टीथ देखो, टीथ, टीथ किसका बना होता है ये आपको देखना है। टीथ सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनामेल, नीचे वाली डेंटिन, लेकिन वो आपसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं समझते उसको, लेकिन बताने की जरूरत समझते हैं। सबसे ऊपर वाला इनामेल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है। इनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, पूरे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट इनामेल, दांत चमक रहा है, देखिए मोती की तरह चमक रहा होगा आप लोगों का दांत, और पान मसाला खाने वालों का भी दांत चमकता है, देखिए कैसे काला काला चमकेगा, काला मोती। हम लोगों का सफ़ेद मोती, फर्क कितना है, फर्क तो है ना। देखो अब टीथ, कै प्रकार का टीथ? 2 प्रकार का टीथ। पहला टीथ देखिए, टीथ जो है मैं आपको जो बताया, इसमें समझाना आपको क्या है। टीथ की वैरायटी 3 हम वैरायटी बता दे रहे हैं आपको। पहला है थीकोडांट। थीकोडांट का मतलब होता है, थीकोडांट का मतलब होता है टीथ बोनी सॉकेट में होगा। देखो इधर, ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल है, और ऊपर वाला ये जहाँ पे ऊपर वाला दांत है वो मैक्सिला है। मैक्सिला में ऊपरी दांत है, मैंडिबल में नीचे वाला दांत है। लोअर जा को मैंडिबल बोलते हैं ना, अरे बोलिए ना यार, लोअर जा क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल में नीचे वाला दांत 16 ठो, आप में 14 होगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। विजडम टीथ अभी निकला नहीं होगा आपका, हमारा तो निकल चुका है। तो इधर देखें, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्सिला। मैक्सिला में टीथ है तो मैक्सिलरी टीथ हो गया, ये मैंडिबुलर टीथ हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताइए ऊपरी वाले दांत को, जो ऊपरी वाले दांत का जो रो होता है, कतार होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप वो सीधा बोलेंगे मैक्सिलरी टीथ है। वो कौन टीथ है? मैक्सिलरी टीथ। नीचे वाला टीथ का जो रो होता है 16 ठो, बताइए उसको क्या बोलता है? पहले बोलो मैंडिबुलर टीथ, बोलिए ना। अब बोनी सॉकेट में है, मरने के बाद भी हमारा दांत इसी बोनी में पड़ा रहेगा। कंकाल भी अगर हम हो जाएंगे, हमारे गए मरने में कंकाल आ गया, कंकाल मिलेगा तो कंकाल में भी दांत उसी में पड़ा रहेगा। तो एक लाइन की बात, थीकोडांट मतलब टीथ इन बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट। टीथ कहाँ होगा? बोनी सॉकेट में। टीथ दूसरी बात, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हेटेरोडांट। हेटेरोडांट टीथ कई प्रकार का होगा। कई प्रकार मतलब क्या? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर बीच वाला यहाँ पे, बोलिए ना।
जो नुकीला नहीं होता बीच में, जो काटने के लिए होता है। काटने के लिए कौन है? इंसाइजर। और चीरने के लिए हमारा नुकीला दांत होगा। आप जीभ लगा के देखिए बगल में, नुकीला दांत होगा, उसको कैनाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रीमोलर, मोलर चबाने के लिए। 3 प्रकार के हेटेरोडोंटिस हुआ, मतलब डिफरेंट टाइप्स होगा, डिफरेंट टाइप्स होगा क्या? टीथ, डिफरेंट टाइप्स टीथ, मतलब इंसाइजर, पूरा लिख दे रहे हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये कटिंग के लिए, किसके लिए? यह कटिंग के लिए। कैनाइन टीयरिंग के लिए, टीयरिंग में चीरने के लिए। प्रीमोलर, मोलर किसके लिए? च्यूविंग के लिए, चबाने के लिए, ग्रिंडिंग के लिए कह सकते हैं, चबाने के लिए या ग्रिंडिंग के लिए। कोई प्रॉब्लम है? इंसाइजर पहला हो गया, कैनाइन दूसरा हो गया, तीसरा प्रीमोलर हो गया, चौथा मोलर हो गया। बोलिए ना, इंसाइजर किसके लिए? कटिंग के लिए, है ना? इंसाइजर किसके लिए? काटने के लिए। कैनाइन किसके लिए? टीयरिंग के लिए। प्रीमोलर किसके लिए? मोलर किसके लिए? चबाने के लिए। बोलिए। तो चबाने के लिए, इसे दाना वाना आप खा रहे हो तो चबाने के लिए कौन यूज़ होगा? चबाने के लिए जो यूज़ होगा ये दोनों। ऊख चू रहे हैं आप, मुर्गे का टांग नोच रहे हैं, बोलिए ना, केला को काट रहे हैं ऐसे, इंसीजर। इधर देखिए, चीरना है, चबाना है। कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा, डाइफायोडांट है हम लोगों का दांत। हम लोग दांत कैसा है? डाइफायोडांट, 2 बार जमता है। क्या होता है? ओरिजिनेट्स 2 टाइम्स। कै बार? 2 टाइम्स ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट करता है 2 टाइम, 2 बार। लेकिन कितने वो होंगे? 20 ही होंगे वो, जिसका फार्मूला होगा 2 1 20 होंगे, जिसका फार्मूला होगा 2 1 0 2, 2 1 0 2 गुणे 2 बराबर 20। क्या होगा? 20। कैसे? इधर देखो, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 0 पीएम और ये यम। इंसाइजर 2, हो गया। फार्मूला बिल्कुल सही है बेटा। और भी फिर भी सुन लीजिए, और एक बात आपको जानना है, 12 ठो केवल कैसे होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या करेंगे? चौथा बात भी जान लो, 12 केवल मोनोफायोडांट होते हैं। मोनोफायोडांट, इनकी संख्या कितनी होती है? 12। इसी का फार्मूले पर रख दीजिए। क्या? इसी फार्मूले पर आपको रखना है। क्या रखना है? 0 0 2 1, 0 0 2 1 गुणे 2 बराबर हो गया 12। कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है? ये हो गया मोनोफायोडांट, हो गया। लेकिन ये आप नहीं याद करेंगे, आप काम चलेगा। लेकिन क्वेश्चन कभी फंसाने के लिए पूछ देता है, तो आप फंसने की कंडीशन में ना रहें। हमारी बात समझ पा रहे हो? 21 0 2 21 0 2, 210 2 210 2 और 21 21।
हम समझ में आई बात। लेकिन एडल्ट का टीथ का फार्मूला, एडल्ट टीथ फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऊपर नीचे लिखना चाहिए लेकिन जगह तो है। एडल्ट, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही पूछता है। एडल्ट टीथ फार्मूला कितना होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32। ये एडल्ट टीथ फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये एडल्ट टीथ फार्मूला है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, यही ज़्यादा पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ तो यही ज़्यादा पूछता है। ये सब फंसाने के लिए कोई पूछ दिया तो आप बता दीजिए। हमारी बात समझ पा रहे हैं। टीथ, दांत, दांत में देखो, दांत का सबसे ऊपर वाला लेयर, टीथ का ऊपर वाला लेयर, टीथ का ऊपर वाला लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर है इनामेल, इनर लेयर है डेंटिन। कौन है, डेंटिन। ऊपरी वाला लेयर, ये इनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी जानते रहिए यहीं पे, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल, समझे, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अब आप देख लीजिए, कई चीज़ आपको समझ में आया, बोलिए ना, क्या क्या समझ में आया। थीकोडॉन्ट, टीथ फिट इन बोनी सॉकेट, टीथ फिट इन बोनी सॉकेट, टीथ कहाँ फिट है, बोनी सॉकेट में। हेट्रोडॉन्ट कई प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, बोलिए ना। फिर क्या है, डाइफायोडॉन्ट, 2 बार जमेंगे, लेकिन 20 ही दांत तो 2 बार जमेंगे, इसलिए डाइफायोडॉन्ट के लिए 20 होंगे। मोनोफायोडॉन्ट क्या होता है, 12। ये देखिए मोनोफायोडॉन्ट फार्मूला आप देख रहे हैं। डाइफायोडॉन्ट का फार्मूला क्या है, 2102, 2102 गुणे 2 बराबर 20, 210 2 210 2, ये हो गया आपका। इधर देखा 21 21, कोई टेंशन है नहीं है, 21 21 मोनोफायोडॉन्ट, कोई टेंशन। एडल्ट फार्मूला को याद किए रहिएगा, एडल्ट फार्मूला ये है 21 23 21 23। इसको काटिएगा मत, कितने लोग सोचते हैं ऊपर का भी बराबर नीचे का बराबर, काट दे बराबर 0 आ गया, 0 नहीं करना ये आपको ऊपर वाला जबड़ा बता रहा है, ऊपर वाला ये ऊपरी जबड़ा बता रहा है, ऊपर वाला टीथ, ये वाला नीचे वाला टीथ बता रहा है, ये वाला मैंडिबुलर टीथ, ये मैक्सिलरी टीथ बता रहा है, ये मैंडिबुलर टीथ बता रहा है। कोई टेंशन है भी आपको, ये हो गया। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसको देखना है। टीथ हो गया, टंग देखते हैं, इरेज करें, फार्मूला दिखाई दिया एडल्ट टीथ फार्मूला, बोलिए इरेज कर दें। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है, अब देखो आगे जो देखना है, आगे जो पढ़ना है उसको भी दिखा दे आपको। नेक्स्ट, टंग, टंग जीभ जो होता है, टंग TONGUE, टंग क्या होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर किसके ऊपर होता है, सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड बाय हार्ड बोन, जो दूसरे किसी बोन से नहीं जुड़ती। याद रहे, हार्ड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होती, बाकी सब बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका हार्ड बोन मतलब समझ कहाँ पे है, यहाँ, इधर देखिए, यहीं पे होगा, उसी के ऊपर जीभ है आपका,
और ये किसी बोन से अटैच नहीं होती, अकेली बोन ऐसी है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं। बाकी सारी 206 में से 205 बोन एक दूसरे से लिंक्ड है। खोपड़ी से शुरू होकर पूरा पैर तक चले जाएंगे, एक दूसरे से बोन अटैच होती चली जाएंगी। लेकिन ये कैसी बोन है? नॉट अटैच्ड विथ बोन, नॉट अटैच्ड विथ, सोचो ये बात, अदर बोन, किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होती। यही आप समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन और मिल गया आपको कंपटीशन में, बोलिए ना आप। अब देखो टंग फ्लेसी स्ट्रक्चर। अब देखो इधर टंग जुड़ा होता है, पोस्टीरियरली जुड़ा होता है लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा। कुनीट का क्वेश्चन नहीं, लिंगुअल फ्रेनुलम। इधर देखिए, आप देखेंगे इसे जैसे लग रहा है कोई पार्टीशन डाला हुआ है। बोलिए ना, पतला सा देखिए। अरे देखिए, आप सीजन करके देखिए ना ऐसे। हम तो मोबाइल में देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है क्या? सीजन देखिएगा आप, हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा। इधर देखो नेक्स्ट, हाँ डायरेक्ट हमारा शीशा काम कर रही है। आप भी देखिए, ये देखिए पोस्टीरियरली ये क्या होता है? पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड विथ, किसके साथ? लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम। एंटीरियरली फ्री होता है, एंटीरियरली फ्री होता है, स्वतंत्र। पोस्टीरियरली अटैच होता है लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा। इधर देखिए, सब नीट के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लिए लिखे हुए बात है। हो गया ना? एक एक चीज़ को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको। आप भी देखेंगे, सोचेंगे हाँ बायोलॉजी पढ़े हैं बाप। बोलिए, समझ में आ रहा? अच्छा लग रहा है ना? ठीक लग रहा है? अच्छा करो, ठीक लग रहा है। हो गया। अब टंग का कार्य क्या है ये बता रही हो नहीं? देखो इधर, टंग का कार्य क्या है? टंग एक काम करता है, क्या जानते हैं? टंग एक काम क्या करता है? टंग का पहला काम होता है मिक्सिंग। इधर देखिए, मूवमेंट ऑफ फूड बॉलस, बॉलस की इधर मूवमेंट कराना। जैसे एक दांत आपका इधर दर्द कर रहा है, इधर वाले दांत से कल में खा दो, जीभ इधर ठेले रहेगा एक तरफ। बोलिए ना, इधर दांत दर्द कर रहा है, इधर वाले दांत से खा लेंगे आप, पूरा खाना, कोई टेंशन आपको नहीं है क्या? बोलिए। दूसरा, स्पीच जो मैं बोल पा रहा हूँ, जीभ से क्या हो रहा है? जीभ से वो स्पीच निकल रही है। यही रीड है हारमोनियम की, जिससे सुर ताल निकलता है। बोलिए ना, आप जो बोल रहे हैं, अभी जीभ काट दिया जा रहा है, आ करेंगे। जीभ को काट दिया, यहाँ से आवाज़ खूब निकलेगी, टनाटन क्यों? सोचो। तो ये स्पीच के लिए भी होता है, मूवमेंट ऑफ फूड के लिए होता है। और इसमें क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स। ये TASTE, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं? टेस्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। समझ रहे हैं ना? और ये टेस्ट बर्ड्स में क्या होती हैं? पैपिली पाई जाती हैं, वाफोफिलिफोंग, सर्कमवैलेंट पैपिली, फोलिएट पैपिली, फिलीफार्म पैपिली, फंगीफार्म पैपिली। लेकिन याद करने की जरूरत आपको नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके नीट में पूछा नहीं जाएगा, मैं जान रहा हूँ। तो हम काहे के लिए कहाँ फालतू आपका टाइम क्यों वेस्ट करें, और आप उसमें उलझ जाएंगे। जो नया अच्छी चीज़ पढ़ना वो पढ़बे नहीं करेंगे, तो हम वो काम करते ही नहीं जो आपके लिए नुकसानदायक है। समझ गए ना? तो टेस्ट बर्ड्स है, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट भी करेगा। किसके फंक्शन इसका क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड के लिए, फिर स्पीच के लिए, फिर मूवमेंट ऑफ फूड के लिए है, स्पीच के लिए है, और
टेस्ट के लिए है, ये टंग का काम। समझ में आ गई बातें? इरेज करें अब, हो गया। ये फ्लैशी स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय बोन, हाइड बोन लिखा हुआ है। हाइड बोन जो होता है नॉट अटैच्ड विद अदर बोन, पहली बात हो गई। फिर मैंने कहा पोस्टीरियरली अटैच होता है लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा, इंटीरियरली क्या होता है, फ्री होता है। इंटीरियरली क्या होता है, फ्री होता है। और मोमेंट ऑफ फूड स्पीच टेस्ट के लिए जिम्मेदारी इसकी होती है। टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, इसलिए भोजन को मूवमेंट कराने के लिए, स्पीच के लिए, टेस्ट के लिए यह यूज़ होता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? इरेज कर दें। चलो आगे चलते हैं। देखिए इधर, अब आता है बात फेरिंग्स की। हमने आपको बताया था, ये देखिए फेरिंग्स है, बोलिए ना। ये रास्ता इधर चला आता है, एक रास्ता इधर चला जाता है, बोलो इधर देखो, ये याद आ रहा है क्या? फिर यहीं पे दिखा दे, ये घूम के चला आया है, आ जाने दो, बोलिए ना। इसको देखिए, अगर समझ में आ गया तो आपका काफ़ी, यहीं से रेस्पिरेशन भी क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये दो में डिवाइड हो गया था, बोलिए ना, याद आ रहा है? ये हमारा ट्रैकिया है कि नहीं ये? और ये किस में खुलेगा? हमलंग एक, और ये, अब ये फिगर थोड़ी बार समझाने के लिए बना रहे खाली, बोलिए। ये क्या है? फेरिंग्स, मतलब दो राहा, टू वे। इसका मतलब होता है कॉमन पैसेज फॉर, किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर के लिए। कितना बढ़िया व्यवस्था भगवान ने किया आपके लिए, धन्यवाद उनको दीजिए, बोलिए ना। क्या अगर आपका नाक जाम है, कोई टेंशन नहीं है, नाक जाम रहने दो, हवा मुँह से ले लो, बोलिए ना। अगर नाक का आपका जाम हो, नहीं होता है सर्दी में नाक जाम हो जाती है, ऐसे करते हैं, तब मुंह खोल जाए, मुंह खोल के सांस लेते हैं ना। ये कौन हो गया? देखो अब इधर, यही मैं दिखा रहा हूँ, ये ओपनिंग जो है इसको बोलते हैं ग्लाटिस। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये ओपनिंग जो होता है इसको बोलते हैं गलेट। दोनों का अंतर समझिएगा, नीट का क्वेश्चन भी है, गलेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आइसोफेगस आपका हो गया, ये स्टमक आपका हो गया, यही ना। इतना ऊपर होता नहीं, तब समझाने के बना रहे हैं, ठीक। ये आइसोफेगस हो गया, ये कौन है? गलेट हो गया इसका ओपनिंग। तो ये आइसोफेगस क्या बोलते हैं? फूड पाइप। कोई पूछे फूड पाइप किसे कहते, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, आइसोफेगस, बोलिए ना, क्या कहेंगे? आइसोफेगस कहेंगे। और जो विंड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप, विंड पाइप कौन है? ये विंड पाइप ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप, बोलिए ना। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। इसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं? ग्लाटिस। ग्लाटिस क्या है? ओपनिंग है। गलेट क्या है? ओपनिंग है। किसका ओपनिंग है? आप समझ रहे हो। आइसोफेगस का ओपनिंग ये, ट्रैकिया का ओपनिंग ये। अर्थात आप कह सकते हो विंड पाइप का ओपनिंग कौन है? विंड पाइप का ओपनिंग, विंड पाइप का ओपनिंग बोलिए ना, ग्लाटिस। और फूड पाइप की ओपनिंग कौन? गलेट। फूड पाइप की ओपनिंग कौन होगी? विंड पाइप की ओपनिंग कौन होगा? बोलो, ग्लाटिस। आप देखो, इस ग्लाटिस को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बताया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ देखो, ये है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। चलो हम इसको फेरिंग्स बोल रहे हैं, लाल रंग से बना रहे हैं,
दूसरे कलर से बना दे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, है ना। इससे दिखा दें आपको, इधर देखो, ये है ना, देखो इधर। जब आप खाना खाने लगते हैं, हम लोग खाना खाने लगते हैं, तो ये वाला जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इधर बंद हो जाता है। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम का है? एपिग्लॉटिस है। यह है क्या? लीफ लाइक कार्टिलेज है। लीफ लाइक कार्टिलेज। अब जरा ध्यान दीजिए, लीफ लाइक कार्टिलेज है। जब आपने क्या किया, खाना खाने लगते हैं, ये तुरंत ये वाला तुरंत ये पूरा बंद कर देता है। ये क्या करेगा? ऐसे ये रास्ता बंद कर देगा। बोलिए ना, रास्ता बंद। ग्लाटिस ने किसको बंद कर दिया? एपिग्लॉटिस ने किसको बंद कर दिया? ग्लाटिस को। एपिग्लॉटिस ने ग्लाटिस को बंद कर दिया। ईपी मतलब ऊपर, ग्लाटिस मतलब ग्लाटिस के। बोलिए ना, इसको बंद कर दिया तो भोजन इधर से सीधा चला आएगा। चलो चलो चलो, कहाँ चलो? स्टमक में चलो। और कहाँ चलो? स्टमक में ना, ठीक है। अचानक आप पानी पी रहे हैं और कोई आके आपको हंसा दिया, हा हा हा, नहीं, अगर हा हा कर दिया तुरंत कब से खुल जाएगा ये वाला। जैसे ही खुलेगा, हल्का सा पानी इसमें अगर चला गया, छींकने लगेंगे, नाक मुंह कुछ। पानी पीते वक्त बोलना हंसना नहीं चाहिए। बोलिए ना। कभी कभी देहात की महिलाएं जो देखेंगे, या सिटी की महिलाएं जो थोड़ा कम दिमाग है उनके पास, इधर देखो, लड़का इसे सुता लेंगी, उसके बाद जानते दूध कैसे पिलाएंगी? लेकर चिम्मच ले, बे में किए उसी में ले चिम्मच, और बे में किए, अब पकता लगा मत पिलाए तो, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि पढ़ाई के साथ आप समाज को देखना भी, आपको समझाना भी है लोगों को, एक सभ्य समाज को बनाना है। बोलिए ना। अब देखो, अब क्या हुआ, आपके साथ जब गड़गड़ाहट हो सकती है, आप पानी पी रहे, हंसने लगे, पता नाक मुंह से कुल पानी आ रहा है, और लगा छोटा सा है, उसको दूध गड़गड़ाए जा रहा है, अगर गड़गड़ाते कहीं लंग में चला गया तो क्या होगा? सोचो। ये हम थोड़ा ही सोचेंगे, हम तो सोच के बैठे हैं, सोचवाने के लिए बता रहे हैं आप लोग। अब देखो दूसरा कंडीशन देखो, खाते खाते कोई सोचने लगे, खाते खाते सोचने लगे किसी और को, मैं तेरे प्यार में पागल। देखो इधर, देखो इधर, ये कब से खुल जाएगा? तेज खुल गया। अब हिच 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 करने लगेंगे, नहीं देखते तब क्या करें? हिचकी लगेगी ना, हुचर करने लगेंगे। मिर्चा खा लेंगे, अगर एल्कलॉइड्स है, मिर्चा तीखा बहुत तगड़ा है, समझ रहे हैं ना, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। बात समझ रहे हैं? आप जरा ध्यान दीजिए, जब आप सांस लेते हो तो ही क्या करता है? हवाइया दोनों तरफ जा सकती है ना। अरे हवा इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बोलो ना। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? देखो इधर, तो इधर हो जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं है, हमने किसको दिया? ग्लॉटिस। बोलो ना, किसको बंद कर दिया? इधर हवा नहीं जाएगा। बोलिए ना, हवा ये नहीं जाएगा इधर। अब हवा कल किसर जाएगा? इस समय आपका ये क्या है? ग्लॉटिस खुला हुआ है, जो आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं। हम मैं यहाँ पे टीपी बोल रहा हूँ, तो जानते क्या है? ये खुला हुआ। खाते वक्त ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, इधर वाला। खाते वक्त इधर बंद हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में इधर बंद हो जाएगा। बात तो सही है, बोलिए ना। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम?
हो गई बात, इरेज करें, बोलो जी। अब देखिए इधर, अब एक एक टॉपिक। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। एयर के लिए और फूड के लिए। इस बात को जानते रहिएगा, समझते रहिएगा। हाँ, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, आइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, याद के रहिएगा। लेकिन हाँ, अगर फॉर्म राइटर को अच्छी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है जो सैलिडरी माइलेज है जब निकलने तब तक डाइजेशन होता ही रहता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता ही रहता है। लेकिन बुक में लिखते हैं आइसोफेगस कोई डाइजेशन नहीं होता, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। आगे आपको चलना है, यहाँ फेरिंग्स आइसोफेगस हुआ। अब देखो, फिर देखिए एक पॉइंट और देखिए आप। अब ये है स्टमक आपका, कल बताए थे सब हम आपको। ये स्टमक बताए थे ना, इधर देखो, ये स्टमक था, ये कार्डियक स्टमक था, कार्डियक। कार्डियक ऊपर वाला कौन था? फंडस था। ये पूरा क्या था? ये कौन था? पाइलोरिक। ये कै पार्ट थे? बोलिए ना, ये स्टमक के पार्ट थे। हो गया? बोलिए ना। अब देखो जरा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा था, मैं आपको समझाया था। एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं, अब कई बार क्वेश्चन पूछा है, गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए आपको बता दें हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नीट वाले ने नहीं माना है कि ये निकल ही जाएगा कि रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, तब भी आपको डाइजेशन क्या पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकला तब तो बात है। अभी इसी साल देखिए 3 क्वेश्चन आया हुआ था, आप तो जानते हैं। तो हो गया स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये देखिए, ये रोकता है, भोजन को इधर तो आने देगा लेकिन इधर जाने नहीं देता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही आने देता है, वोमिटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? वोमिटिंग करने। मैं आपको कल बताया था, ये कौन? गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर। प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। ये क्या करता है? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। कहाँ से? फ्रॉम स्टमक। स्टमक एक्सेप्ट कब? वोमिटिंग। अरे बोलते नहीं यार, हाँ, वोमिटिंग के समय। वोमिटिंग आएगी तो फेंकने लगेंगे बाहर। इधर देखिए, यहाँ पे कौन स्फिंक्टर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर है, कल बताए थे हम सब। पाइलोरिक स्फिंक्टर है, बोलिए ना। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर यह भोजन को इधर से इधर नहीं जाने देता और धीरे धीरे भोजन को पास करता है। भोजन क्या करता है? धीरे धीरे पास करता है। स्लोली एंड स्लोली मूवमेंट ऑफ फूड, धीरे धीरे भोजन को इधर पास करेगा। चलो चलो चलो, बोलिए ना। इसीलिए स्टमक में यहाँ तक 5 घंटा तक फूड रह सकता है, 4 से 5 घंटा। हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। कहाँ पे? वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे, आइसोफेगस के और स्टमक के जंक्शन पे गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। आइसोफेगस के और स्टमक के जंक्शन पे गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कहाँ होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर? या एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड डुओडेनम। बोलिए ना, कहाँ पे है ये? एट द
क्वेश्चन पूछता है ये, जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन पे, एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक और डुओडेनम, हो गया, बोलिए ना, वो कहाँ है, एट द जंक्शन ऑफ कार्डियक स्टमक एंड एसोफेगस, स्टमक के जंक्शन पे और एसोफेगस के जंक्शन पे, ठीक है। किसको, हाँ कार्डियक स्फिंक्टर कर सकते, क्योंकि कार्डियक के पास पाया था इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर कर लेते हैं, हो गया। गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों कहते, कहाँ पाया जाता है, कार्डियक पार्ट के पास पाया जाता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली यही पूछता है आपसे। अब देखो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, स्टमक कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं रूजी। स्टमक कंटेन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्टमक कंटेन, क्या कंटेन करता है, स्टमक कंटेन, देखो इधर, स्टमक कंटेन क्या कंटेन करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कैसा प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कार्डेज, कार्डेज, रूजी, RUGAE, रुचि की बहन रूजी, हो गया। कौन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रूजी, ये क्या करता है, चर्निंग मूवमेंट, इधर देखो, चर्निंग मूवमेंट, भोजन को इसे कुल मिक्सअप कर देता है, काइम में कन्वर्ट कर देता है, इंजाइम से मिला देता है या Cl को मिला देता है, सब मिला के से मूवमेंट कराता है, चर्निंग मूवमेंट करता है। स्टमक में दो प्रकार का मूवमेंट चलता है, पता है कि नहीं आपको, दो प्रकार का मूवमेंट, एक तो चर्निंग मूवमेंट चलेगा जो भोजन को मिक्सअप करता है, और एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगा जो भोजन को नीचे की तरफ ले जाएगा। ये भोजन को इधर से इधर तरफ ले आने वाला पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, और जो भोजन इसमें रुचि होंगे ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगी वो होंगी चर्निंग मूवमेंट होगा। तो दो प्रकार का मूवमेंट पड़ेगा, जब डाइजेशन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, जब फिजियोलॉजी डाइजेशन का, अभी तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, हो गया। स्टमक जो होता है जे शेप्ड होता है, पहली बात स्टमक, ये स्टमक की बात चल रही है, स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड, कैसा होता है, जे शेप्ड, देख लीजिए है कि नहीं ऐसा, जे शेप्ड है ना, स्टमक कैसा है, जे शेप्ड, हो गया, जे शेप्ड स्टमक है, जे शेप्ड स्टमक हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर आप आते हैं स्टमक के नीचे डुओडेनम में, कहाँ आते हैं, डुओडेनम में, मैं सब आपको समझा दूँगा और फिर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जे शेप्ड स्टमक होता है, ये देखो स्टमक कैसा है, जे शेप्ड। अब बात कहाँ किसकी आती है, डुओडेनम, डुओडेनम की बात आती है। डुओडेनम में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये पैंक्रियाज है, ये लीवर है, कल बताया था मैंने आपको, ये देखिए ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, यही लागे हम सब समझा दे रहे हैं, गाल ब्लैडर है, देखो इधर ये वाला, ये सिस्टिक डक्ट है,
ये कौन डक्ट है? सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट। हो गया। ये हिपैटिक डक्ट है। कौन डक्ट है? हिपैटिक। ये कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट। ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलिए। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं, कल लिखे थे हम सब, फिर आज लिख दे रहे हैं। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये है। डोडेनम ये है। बोलिए ना। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये है। इसको एक्चुअल में एम्पुल ऑफ वाटर कहते हैं, लेकिन हम बढ़ाते नहीं। एम्पुल ऑफ वाटर है ये वाला स्वेलिंग पार्ट एम्पुल ऑफ वाटर होता है। और जहाँ पे ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाज देखो है। कौन है ये? पैंक्रियाज, लीफ लाइक। और जो इसकी नली है, यहाँ तक ही दिखा, ये नली जो इसकी है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। कहिए क्या प्रॉब्लम है? पैंक्रियाटिक डक्ट कहिए ना। कहना तो है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है ना। मैंने आपको क्या क्या दिखाया? देखो इधर, ये लीवर है। कै किलो का? 1.25 किलो का। कै किलो का? 1.25 किलो। 1.5 किलो से लेकर 1.25 किलो, मतलब 1.7 kg। बोलिए ना। 1.5 kg से लेकर 1.7 kg तक हो सकता है। इवन मोर तगड़ा आदमी होगा 3 किलो का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। अब आप जाएंगे ग्रेड 30 का नापने लगेंगे, उसका कहेंगे कर लीजिए कै किलो का, पता चलेगा। एक जनरली जो नॉर्मल जो शेप दिया था कि भाई चलो 1.5 किलो से 1.25 किलो के बीच में है, लेकिन तगड़ा व्यक्ति है, लंबा चौड़ा खूब। बोलिए ना। जो फाइटर होते नहीं है कुल सब WWE वाले, इतने मोटे मोटे होते हैं, उन्होंने लीवर कितना बड़ा बड़ा होगा। बोलिए ना। अब हो गया। ये लीवर है, ग्लिसान्स कैप्सूल का बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ ग्लिसान्स कैप्सूल। उसमें हिपैटिक सेल्स होती है, हिपैटोसाइट सेल्स होती है। हिपैटिक सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स वही क्या बनाती हैं? बाइल जूस। लीवर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, 2 लोब का होता है। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है ये। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। ये लीवर का ग्लिसान्स कैप्सूल इसमें होता है। ग्लिसान्स कैप्सूल जो होता है, उस ग्लिसान्स कैप्सूल में, ग्लिसान्स कैप्सूल में जो होता है हिपैटिक सेल्स होती है। ग्लिसान्स कैप्सूल किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ग्लिसान्स कैप्सूल। उसमें हिपैटिक सेल्स होती हैं या हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, जो क्या बनाती हैं? बाइल जूस और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अलग करते हैं। अब लीवर के फंक्शन बताएंगे हम। लीवर कैसा? ब्राउन कलर। कै किलो का? 1.5 किलो से लेकर 2 किलो। 1.5 to 1.7 kg। इंग्लिश में भी सुनिए, हिंदी में भी सुनिए। 2 लोब का, राइट लोब लार्जर, लेफ्ट लोब स्मॉलर, सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे
इट कंटेन गाल ब्लैडर विच स्टोर द बाइल जूस। गाल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और रिलीज करता है। बाइल डक्ट की जो नली होती है, इधर देखिए, गाल ब्लैडर जो निकलती है, गाल ब्लैडर से जो नली निकलती है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो लीवर से नली आई होती है उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। बात समझ में आई? हिपैटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट, कोई टेंशन? दोनों मिलती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुलता है? पैंक्रियाटिक डक्ट में। देखिए जहाँ पे ये पैंक्रियाटिक डक्ट में खुल जाएगा, इसके आगे तब इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, क्योंकि इधर लीवर से आया हुआ है और इधर किससे आया हुआ है? पैंक्रियास। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट समझ में आ रहा है? कुछ नहीं यार, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आओ देखिए, पैंक्रियाज ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का बना होता है। किसका बना होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाहर वाला नहीं, एक्सोक्राइन मतलब डक्टेड ग्लैंड का। किसका बना होगा? डक्टेड ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक एसिनाई का बना होता है। किसका बना होता है? पैंक्रियाटिक एसिनाई। और वो सीक्रेट करती हैं एंजाइम। हम आपको डिटेल बताएंगे उसमें हार्मोन में। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उससे निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस पाई जाती है इसमें। और लांगरहांस की द्वीप समूहिकाएं, क्वेश्चन पूछता है आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस कहाँ पाई जाती हैं, तो क्या बताएंगे आप? पैंक्रियाज। 1 से 2% पार्ट बनाती है केवल। 98 से 99% पार्ट जो होता है, 98 से 99% पार्ट जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? एक्सोक्राइन का। केवल 1 से 2% पार्ट इंडोक्राइन का बना होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आपको हम अलग से बताएंगे। समझ में आ गई बात? किससे क्या निकलता है? आप देखो, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट है, दोनों मिले तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। इसमें से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है और बाइल जूस भी आता है, डुओडेनम में खुलता है। इसीलिए सब इसी में सक्कस एंटेरिकस भी होता है। अरे क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, लिवर कुहन की दरारें, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, इसमें से एंजाइम निकलता है। एंजाइम प्लस म्यूकस मिला, नीट का क्वेश्चन, एंजाइम प्लस म्यूकस मिला देंगे तो बन जाएगा सक्कस एंटेरिकस। और वो सक्कस एंटेरिकस का कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है कहाँ? ये डुओडेनम, इतना छोटा सा पार्ट है डुओडेनम। किस माध्यम में? एल्कलाइन माध्यम में। किस माध्यम में होगा? एल्कलाइन मीडियम में। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? ये आपको देखना है, समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कुछ दूसरी बातें भी समझ लीजिए। हुआ यहाँ तक? ये डुओडेनम, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसी डुओडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। इसी डुओडेनम में क्या पाया जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, BRUNNERS, ब्रूनर्स ग्लैंड। और भी किसमें? सब म्यूकोसा में। सारी ग्लैंड म्यूकोसा में पाई जाती है, याद रखिएगा। सब लोग ध्यान सुन लीजिए, सारी ग्लैंड पाई जाती है म्यूकोसा में, म्यूकोसा लाइनिंग में। अंदर वाली लाइन 4 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा म्यूकोसा। बाहर वाली से ही मान नली है, ऊपर बाहर वाले को फिगर ड्रा करके बताएंगे हम एनाटॉमी में। क्या? बाहर वाले सबसे सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस लेयर, उसके नीचे सब म्यूकोसा, उसके नीचे म्यूकोसा। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें पाई जाती है वो सब म्यूकोसा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा। कोई टेंशन अभी आपको? ये है प्रोसेस। डुओडेनम खुलता है जेजुनम में, जेजुनम खुलता है इलियम में। कल मैं बताया था सब। इलियम फिर खुल जाता है जाके कहाँ पे? सीकम में। और सीकम में जहाँ खुलता है तो सीकम किसका पार्ट है? कोलन का। तो क्वेश्चन पूछता है कि इलियम जा कहाँ खुलता है? कोलन में। तो आप बता दीजिए हाँ कोलन में खुलता है। और उसको जो है गार्ड करने वाली कौन होती है? इलियोसिकल वाल्व। इलियम और सिकल की वाल्व, दरवाजा। बोलना भी नहीं करना, इलियोसिकल वाल्व। इस बार क्वेश्चन बताइए,
इस बार नीट का क्वेश्चन भी था 23 का, इलियोसिकल वाल्व, समझ रहे हैं ना। उसी के नीचे इतना, हाँ इस बार क्वेश्चन था नीट का, इतना बड़ा क्या होता है, चिली लाइक फिंगर लाइक प्रोसेसर, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, यहीं कुछ आता है, कल बताए थे, हो गया। और फिर कोलन पार्ट बताए थे, कोल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर सब बताए थे। रेक्टम लास्ट पार्ट था, जहाँ पे क्या होता है, वो फीकल मैटर एक्यूमुलेट होता है, टाइम बाहर निकलता है, समझ रहे हैं ना। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कब, जानते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमको बताएंगे हम कल। चलते हैं, धन्यवाद, बाय।